ऐसे आवाज़ क्लियर नहीं आती है। और एक वीडियो में तो आया नहीं पूरा वीडियो में आवाज़। हाँ सर, एक बार तो उसमें हम जब तक सुमित जो कर रहा था। ठीक है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिक पदार्थों के क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थों के लक्षण के बारे में तो हमें 3 चीज़ें हमें पता थी कि ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। पहला आरएनए, दूसरा डीएनए और तीसरा प्रोटीन। 3 चीज़ पे क्वेश्चन मार्क था कि इनमें से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ठीक है, ये 3 ही चीज़ थे। इन्हीं तीनों में से किसी एक को जेनेटिक मटेरियल होना था। हमने मार्था चेज और हर्शी के एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि वो जो मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक, लेकिन अब क्यों डीएनए है इसका भी तो रीज़न होगा ना, क्यों नहीं आरएनए है, क्यों नहीं प्रोटीन है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी अनुवांशिक पदार्थ में, किसी भी जेनेटिक मटेरियल में पाए जाने चाहिए। पहला जो नियम है किसी भी का कि वो उसका रेप्लिकेशन हो पाए। क्या हो उसका? रेप्लिकेशन हो सके। रेप्लिकेशन मीन्स प्रतिकृतिकरण हो सके उसका। ठीक, इसका क्या मतलब है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब वो अपने जैसी, खुद के जैसी एक दूसरी कॉपी बना पाए। मतलब कोई इंसान है या फिर कोई डीएनए का स्ट्रैंड है तो डीएनए सेम जैसा वो बना है उसके जैसी सेम एक कॉपी बना पाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अनुवांशिक पदार्थ हो उसके पास पहला कैरेक्टर ये होना चाहिए कि उसके अंदर प्रतिकृतिकरण की जो क्षमता है वो पाई जानी चाहिए। तो हम देखेंगे डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपने तरह एक कॉपी बना सकती है। तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होने के कैरेक्टर्स को फुलफिल करती है, नंबर 1। दूसरा आरएनए भी अपनी कॉपी बना सकती है एग्जैक्टली, क्योंकि बेस पेयर पता है, इस साइड में ए है तो उस साइड में टी होगा। अपनी कॉपी आरएनए भी बना सकता है ना। तो ऑब्वियसली आरएनए भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो पहली क्राइटेरिया है, पहला ज़रूरत है जेनेटिक मटेरियल होने का, अनुवांशिक पदार्थ होने का, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो पहला क्या हो गया? रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है किसी भी अनुवांशिक पदार्थ में, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाया जाता है बट प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। मतलब ये रासायनिक तौर पे, ठीक है, और संरचनात्मक तौर पे, दोनों तौर पे कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, आसानी से ये टूट ना जाए। ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी हमें नहीं पता जेनेटिक मटेरियल क्या है, पर हम जेनेटिक मटेरियल का अनुवांशिक पदार्थों के लक्षण देखना ये होने चाहिए। पहला, वो अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, वो कैसा हो? केमिकली मतलब रासायनिक तौर पे कैसा हो? स्टेबल हो। और स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक रूप से भी वो क्या हो? स्टेबल हो, वो जल्दी टूट ना जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे जो डीएनए होता है हमारा, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए। डीएनए जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। इसके पीछे कुछ रीज़न है। क्या क्या रीज़न है? पहला रीज़न अगर हम देखते हैं, अगर हम तो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट पोजीशन एट 2' कार्बन। तो जो प्रोटीन होता है वो तो केमिकली एकदम रिएक्टिव होता है ना, तो रिएक्टिव होता है मतलब बिल्कुल अनस्टेबल होता है। प्रोटीन तो किसी से भी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होता है? बहुत ज़्यादा केमिकली एक्टिव होता है, रासायनिक तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और वो किसी भी चीज़ से
प्रतिक्रिया कर सकता है, अपना रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, वो तुम्हारा केमिकली रूप से और स्ट्रक्चरली रूप से दोनों तरीके से वो क्या है, स्टेबल नहीं है। अगर प्रोटीन को थोड़ा सा गर्म करें, हल्की सी हीट दें, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, टूट जाता है, याद है। तो सिंपल है कि ये दोनों क्राइटेरिया को प्रोटीन फॉलो नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच में हम देखते हैं बेसिकली। तो पहला चीज़ है जो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन 2' कार्बन, ये किस में होता है? ये किसी का डायग्राम है? किसका है? DNA का डायग्राम है, राइबोस शुगर का है। एग्जैक्टली ठीक है, ये राइबोस शुगर का है, सही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने ऊपर, है थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ये राइबोस शुगर का है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको 1' पोजीशन, ये 2' पोजीशन। 2' पोजीशन पे मतलब 2' कार्बन पे OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो मतलब ये किसके में प्रेजेंट है? RNA में प्रेजेंट है। राइबोस शुगर तो RNA में ही पाया जाएगा ना। तो ये इसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। क्या बना देता है? रिएक्टिव बना देता है। मतलब कि ये रिएक्शन में बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, किसी भी रासायनिक क्रिया के अंदर ये कूद जाएगा तुरंत। तो इसके वजह से RNA क्या है, DNA की अपेक्षा कम स्टेबल है। पहला तर्क हुआ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन द 2' कार्बन, ठीक। दूसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। इसमें सेकंड में इसको A लिख लेना, इसको B लिखो। इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। B है प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। यूरासिल किस में पाया जाता है? याद होगा हम लोग को, यूरासिल DNA में पाया जाता है या RNA में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है ना। तो यूरासिल क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो क्या करता है तुम्हारे RNA को स्टेबल, केमिकली अनस्टेबल बनाता है बेसिकली यूरासिल के प्रेजेंस में। अगर यूरासिल में हम एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कोई पढ़ ही नहीं रहा, कल कैसे टेस्ट दोगे तुम लोग भाई? बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है ना, ये छोड़ दिए सर, 5 चैप्टर कौन पढ़े, एक भी नहीं पढ़ेंगे। यूरासिल में अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ दे तो यही क्या बन जाता है? थाइमिन बन जाता है। और हमें पता है कि यूरासिल के जगह पे ही थाइमिन पाया जाता है DNA में। तो ये मिथाइल ग्रुप जैसे ही ऐड करते हैं वैसे क्या होता है, ये जो तुम्हारा DNA है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू RNA। तो ये दूसरी कंडीशन है कि यूरासिल का जो प्रेजेंस है वो भी DNA को क्या बनाता है? मोर रिएक्टिव बनाता है। मतलब वो ज़्यादा एक्टिव, हाँ ठीक है, एक्टिव भी बोल सकते हो, मोर रिएक्टिव फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, ऊर्जा नहीं यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे केमिकली एक्टिव है, मतलब कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब सिंपल तरीके से ये सोच सकते हो कि कहीं भी झगड़ा हो रहा है तो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मौका खोजते हैं झगड़े में कूदने का, होते हैं ना कुछ लोग, तो उनको बोलेंगे कि झगड़े के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो वैसे ही वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये फटाक से कूद जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए बोलेंगे ये केमिकली क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और उसको केमिकली एक्टिव कौन बना रहा है? 2 तरीके, एक पहला OH ग्रुप का प्रेजेंट सेकेंड कार्बन पे, और दूसरा यूरासिल का प्रेजेंस होना। अगर थाइमिन यूरासिल की जगह पे आ जा रहा है तो वो उसको स्टेबल बना दे रहा है, कह रहा नहीं भैया अभी देना है हमको नीट का एग्जाम, झगड़े में नहीं कूदना है, हाथ वाथ टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, कैसे गोला भरेंगे, है ना, गोला भरना है। तो इसलिए वो रुकता है हमको कहता है नहीं अभी हमको नहीं कूदना है। तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? एक मिथाइल ग्रुप। और अगर यहीं से एक OH ग्रुप से एक ऑक्सीजन हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये भी DNA में सिर्फ ऑक्सीजन एब्सेंट होता है ना 2 पॉइंट पे, यहाँ पे OH ग्रुप है और वहाँ पे सिर्फ H रहता है, ऑक्सीजन क्या गायब हो जाता है। इसकी वजह से भी DNA में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक।
तो ये तुम्हारे दो हो गए केमिकल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाले, ये दो हो गए तुम्हारे केमिकल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने वाले। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? आगे मिटाएं, बोर्ड भर जाता है, मैं क्या करूं, परेशान हो जा रहा हूँ। ये वाला मिटा देना। अब देखो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कौन देता है इसको? डीएनए को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कौन देता है? स्ट्रक्चरल मतलब वो संरचनात्मक रूप से कैसे मजबूत हो सकता है। सही बोल दिए, संरचनात्मक, ठीक। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। इसको बोलते हैं द्विरज्जुक डीएनए, जो संपूरक ही बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री को। मतलब कि इसका क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से बनता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सिंपल सी बात देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्यों ज़्यादा, अब मान लो एक है, आरएनए में सिंगल रहेगा ना, तो बेस जो भी बेसेस होंगे वो बाहर की तरफ निकले रहेंगे, तो एक्टिव क्या होता है, ये इनको टूटने में कभी ये क्या करेंगे, ये इसी से अपने वाले से ही बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उतना स्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन मान लो अगर इस तरह की कंडीशन है, इसमें क्या है, बेसेस अंदर की साइड में है, ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना इसकी, तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने की वजह से भी डीएनए क्या होता है, स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक रूप से स्टेबल होता है। स्टेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थायी, स्थायी होता है। संपूरक ही बोलते हैं ना, ये और कुछ बोलते हैं, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं उसको हिंदी में। स्थायी के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, कुछ भी पता ही नहीं है। अगला है कि अब मतलब सिंपल एक चीज़ इस पूरे कहानी से पता चल रही है कि ऐसा कुछ है कि जो डीएनए ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्टेबल है, डीएनए ही केमिकली स्टेबल है, डीएनए रेप्लिकेशन भी कर ले रहा है, तो ये डीएनए मतलब ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल बनने की तरफ जा रहा है। अगला कैरेक्टर है जेनेटिक मटेरियल। हमने दो कैरेक्टर्स देखा अभी तक ना, पहला कैरेक्टर क्या था? रेप्लिकेशन। दूसरा कैरेक्टर क्या था? और स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी। तीसरा कैरेक्टर है इसका, तीन कहाँ हो गए भाई? ये उसके सब टॉपिक्स थे। मैंने बोला ना दो, एक रेप्लिकेशन और दूसरा केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, तो दो ही कैरेक्टर हुए ना। तीसरा कैरेक्टर है अब देखो मेंडेलियन कैरेक्टर को जो शो कर सके, मतलब मेंडेलियन जो कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है हम लोग का, जो भी लक्षण है, उन लक्षणों को बाहर निकाल सके, जो जिनकी वजह से वो लक्षण हमको बाहर से दिख पाएँ, वो वही जेनेटिक मटेरियल का काम है। तो इसमें हमें पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल कौन करता है, मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करने में हेल्प कौन करता है? डीएनए करता है या आरएनए करता है? प्रोटीन करता है ना भाई।
प्रोटीन करता है ना। कोई भी कैरेक्टर अगर हम कई बार तुम लोगों को बोल चुके, कोई भी कैरेक्टर अगर हमको दिख रहा है बाहर से तो वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटीन के वजह से हो रहा है। पर डायरेक्ट प्रोटीन तो नहीं, प्रोटीन कितना सारा प्रोटीन बॉडी में इकट्ठा रह सकता है? ऐसा तो हो सकता है क्या? सिंपल ऐसा हो सकता है क्या कि हमें ज़रूरत है मान लो कलर के लिए, बॉडी स्किन कलर के लिए, ठीक है, तो स्किन कलर किसी का कैसा है? निग्रॉइड है कोई पर्सन, मतलब उसका कलर कैसा है? काला है, तो उसके में प्रोटीन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो कंटिन्यूअस प्रोटीन क्या होगा? बनता रहना चाहिए उसके लिए। ये क्या है? तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कंटिन्यूअस प्रोटीन उसके पास भरा रहना चाहिए बॉडी में, जो उसके कलर को इम्पोज करता रहे। पर ऐसा तो नहीं बॉडी में खाली प्रोटीन ही भरा रहे उसी काम के लिए, और कोई प्रोटीन का काम ही ना हो। प्रोटीन के बहुत ढेर सारे काम है। तो क्या करता है जनरली? आरएनए एक बेस्ट मटेरियल होता है जो प्रोटीन के डाटा को अपने पास रखे और उससे जब ज़रूरत हो तब प्रोटीन बना दे। प्रोटीन बनाने के लिए डाटा होना चाहिए ना। हमें पता है कि कुछ कोड होते हैं, उन्हीं कोडों से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उस निर्माण के लिए जो कोड है वो किस में रहना चाहिए? आरएनए उसके लिए बेस्ट है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि जो ऐसा कौन सा है डीएनए और आरएनए में जो बेहतर तरीके से मेंडेलियन कैरेक्टर्स को, मेंडेलियन लक्षणों को बाहर की तरफ दिखा सकता है, तो वो आरएनए होता है। क्योंकि जब डीएनए हमारे बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए को भी अगर कैरेक्टर शो करना होता है तो पहले वो आरएनए बनाता है, फिर आरएनए बाद में प्रोटीन बनाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि बेस्ट कौन है? आरएनए है। लेकिन हम लोग आरएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसी भी क्या कहते हैं रिएक्शन में कैटलिस्ट का भी काम करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है। तो ये क्या करेगा? अगर इसको जेनेटिक मटेरियल बना देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस वजह से हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक। चौथा कैरेक्टर है स्लो म्यूटेशन। ठीक है, स्लो म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन सबको पता है क्या होता है? उत्परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो उत्परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। उत्परिवर्तन होना ज़रूरी है, पर उत्परिवर्तन कैसा हो? स्लो हो। हमें पता है जो आरएनए है इसमें जो म्यूटेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है, वेरी फास्ट म्यूटेशन। अभी एग्जांपल देंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वेरी फास्ट म्यूटेशन। किसके केस में? आरएनए के केस में। आरएनए के केस में जो म्यूटेशन होता है बहुत तेज होता है। एग्जाम्पल ले लो, आरएनए वायरसेस। इसका दो एग्जाम्पल देंगे, तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है एड्स का वायरस। किसका वायरस? एड्स का वायरस। आज तक एड्स की कोई दवा नहीं बन पाई, आज तक एड्स की कोई दवा नहीं बन पाई जो उसका परमानेंट इलाज कर दे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि भाई उसका जो जेनेटिक म्यूटेशन है बड़ा तेज होता है, वो अपने आप को बदलता रहता है। उसका जो जीन है कंटिन्यूस अपने आप को क्या करता है? चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट पता ही नहीं लगा सकते कि इस पर्सन के अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ HIV वायरस प्रेजेंट है। तो हम इसलिए उसकी पर्टिकुलर दवा नहीं बना पा रहे। दूसरा एग्जाम्पल जो अभी हाल में हम लोग झेले हैं, कोविड में आप लोग सुन रहे थे ना, कोविड का ये वाला आ गया, अच्छा अभी ये गया दूसरा कोविड पहले नॉर्मली कोविड-19 आया था, फिर उसमें कई तो स्ट्रेन आ रहे थे ना, वेरिएंट जिसको बोल रहे थे। कोविड का ये वेरिएंट आ गया, कोविड का वो वेरिएंट आ गया। वेरिएंट क्या था? म्यूटेट कर जा रहा था। उसका जो जीन था वही क्या कर रहा था? बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर जा रहा था। और हमको पता है कोविड में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे बॉडी में आया, अटैक किया, अभी हमारे बॉडी में तब तो म्यूटेट कर गया वो। अब हम मेरे वजह से दूसरे के पास जा रहा है तो उसके पास नया कोविड जा रहा है, कह रहा अब दवाई तो देखो हम क्या करते हैं। लोगों को, कितने लोगों को मारा है, कितनी हाहाकार मचाया, क्यों? क्योंकि उसके पास था आरएनए। अब सोच लो हमारे अंदर ऐसा हो जाए कि हमारे अंदर आरएनए रहे। आज मेरी नाक छोटी है, कल मेरी नाक इतनी बड़ी, आज मेरे पास 2 हाथ है, कल मैं 4 हाथ देखे, कल परसों 10 सिर लेके आ रहा हूँ। यही होगा म्यूटेशन में, यही सब होगा ना। किसी दिन मेरा पैर गायब, किसी दिन 2 आँखें की जगह 4 आँखें। म्यूटेशन होगा तो ऐसा ही कुछ होगा। किसी दिन मेरे बाल काले हैं, अगले दिन मेरे बाल भूरे हो गए। तो ऐसा ही होगा म्यूटेशन में, क्योंकि आरएनए कंटिन्यूस म्यूटेट करेगा। तो इस तरह की चीज़ क्या है? खतरनाक है कि नहीं है? ये बीमारी तुरंत, अभी तो मैं नॉर्मल होता है, कोई बीमारी हो जाए इसके चक्कर में तो ये क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा। इस वजह से जब म्यूटेशन स्लो होता है वैसा हमको चाहिए। और म्यूटेशन स्लो किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि म्यूटेशन होना ही क्यों चाहिए?
ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि म्यूटेशन होना ही क्यों चाहिए, स्लो क्या ऐसा होना चाहिए कि म्यूटेशन हो ही ना, क्यों म्यूटेशन होना ज़रूरी है या नहीं है, क्या लगता है क्यों? क्योंकि होता है इसलिए होना ज़रूरी है। नहीं सर, वैसे अभी किसी की हाइट छोटी है हाँ और म्यूटेशन हुआ तभी तो वो बड़ा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। म्यूटेशन जो होता है, हम बोले ना कि म्यूटेशन बहुत स्लो होता है डीएनए में, मतलब कई जनरेशन में जाके, कई जनरेशन में जाने के बाद चेंज आता है, तुरंत नहीं चेंज आ जाता है। ठीक, तो सर आपके हिसाब से म्यूटेशन मेरे हिसाब से नहीं है, जो रीज़न है क्यों होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कंटिन्यूटी क्या हो रहा है, अपनी सोसाइटी चेंज हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, कभी एक ज़माना होगा आइस एज रहा होगा, ठीक है, तो जब ह्यूमन नहीं रहे होंगे, पहले बंदर रहे होंगे, तो धीरे धीरे तो इवॉल्व करके ह्यूमन बने। सबसे पहले क्या रहेगा, बैक्टीरिया आएगी, बैक्टीरिया धीरे धीरे इवॉल्व करते करते, मतलब कहाँ प्रोकैरियोटिक था वही इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब जीन में चेंज हो रहा है, मतलब म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटेशन इसलिए ज़रूरी है, विकास के लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो म्यूटेशन किसके लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए, पर स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डेली हो रहा है, डेली हो रहा है म्यूटेशन, डेली होगा तो जानते ही हो परिणाम क्या होगा। तो इसलिए डीएनए में बहुत स्लो होता है एकदम, मतलब 100-150 साल में बदलाव होगा धीरे धीरे, एक आध बेस चेंज हुआ, एक आध बेस चेंज हुआ, ऐसे होते होते कोई नई स्पेसीज बहुत दिनों बाद बनेगी। ऐसा तो नहीं है आज हम ह्यूमन है कल सुपर ह्यूमन बन जाए। अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सुपर ह्यूमन बनेगा आने वाले 500-600 सालों बाद, जिसकी 6 उंगलियां होंगे, सर खूब बड़ा सा होगा, ऐसे कुछ। हाँ, इंसान होगा, इंसान का एक और मॉडिफाइड फॉर्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तो इसमें देखेंगे कि कैसे थे पहले, कैसे ह्यूमन हुआ करते थे, कुछ रेंग ऐसे चलते थे, झुक के चलते थे, फिर कुछ दिन बाद ऐसे हुए सीधा हुए, ऐसे कंडीशन होती है ना, चेंज हो रहे हैं। तो वैसे वैसे वो क्या इवोल्यूशन के देन की वजह से ही तो चेंज हो रहे हैं, उनके जो जीन में म्यूटेट हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन म्यूटेशन कैसा हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। तो इसलिए स्लो म्यूटेशन ज़रूरी है। इस वजह से डीएनए इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कम्पेयर टू द आरएनए। क्या नहीं, हाँ म्यूटेट तुम कर सकते हो, वो केमिकली, तुम केमिकली उसको म्यूटेट कर सकते हो, तुम एक्सरेज दे के म्यूटेट कर सकते हो। पर तुम्हें नहीं पता है ना कि अगर हम एक्सरे दे रहे हैं तो तुम चाहते हो कि हम म्यूटेट करें कि दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाए। भाई खेला हो गया, तुमने उसके लिए म्यूटेशन के लिए एक्सरे दिया और तुम्हारा जो कम अधिक होना था कम हो गया, तो उसके लिए भी म्यूटेशन। अब हमें नहीं पता है ना कि म्यूटेशन, और जो नेचर कराती है वो अपने हिसाब से कराती है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग म्यूटेशन का यूज़ नहीं करते, हम लोग उसके लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग म्यूटेशन का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलग टाइप के म्यूटेशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ चाहिए होता है काट के हम डाल देते हैं जीन के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा और ज़्यादा उसमें। और टोमेटो जब बनाएंगे तुम लोग को ज़्यादा मजा आएगा कि ये भी हो सकता है इस जीन के। तो जेनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है तुमको बायोटेक्नोलॉजी में दिखेगा। पर अभी क्या है, बेसिक समझो तभी वो बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी। ठीक, तो ये हमको 4 कैरेक्टर सब उंगलियों पे होने चाहिए। कौन कौन से 4 कैरेक्टर? किसी भी जीव के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन कौन से 4 लक्षण जरूरी हैं? पहला रेप्लिकेशन, दूसरा स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना, तीसरा शो मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करे, और चौथा म्यूटेशन क्या हो, स्लो हो। ठीक, मतलब किसी इंसान का डीएनए का म्यूटेशन करके कोई नया जीव बना सकते हैं। ये बनाएगा सर। और पता है तुम्हें, अभी हम लोग पढ़ेंगे, तुम परेशान मत हो, सब पढ़ेंगे। ये एथिकली बैन है। ठीक, इससे पहली चीज़ है, पहले तो ह्यूमन का क्लोन नहीं बना सकते, ठीक है ना? हाँ, क्लोन नहीं बना सकते। कौन दिखाया था? अरे यार मूवी की दुनिया से बाहर निकलो। बॉलीवुड में तो बहुत कुछ होता है, बॉलीवुड में तो बहुत कुछ होता है, क्लास में कहने लायक नहीं, बहुत कुछ होता है बॉलीवुड में। बॉलीवुड को तो नहीं बोल सकते ना। देखो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि चाइना ने एक क्लोनिंग करके, मतलब बच्चा था, छोटा बच्चा, उसको क्लोन करके बनाया था। तो उस जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर उम्र कैद हो गई, उसको सजा हो गई, भाग गया, बाद में जाके सुसाइड कर लिया। भाई मना है ना, अगर तुम ऐसे क्या करोगे, तुमने अब मुझे सुनो, मुझे करना है किसी का खून, ठीक, अब मैं क्या करूँगा, लकी का जीन उठाऊंगा, लकी का निकालूंगा और इससे क्लोन बना लूँगा। क्लोन जो बनाऊंगा वो एकदम बिल्कुल लकी की तरह निकलेगा, वो जाके कत्ल करेगा। क्लोन है, क्लोन तो मर जाएगा 2-4 दिन में। पकड़ेगी पुलिस किसको? लकी को। तो ये
गड़बड़ है कि नहीं मामला? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और भी बहुत जगह प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ है प्रकृति के साथ खिलवाड़। नेचर के साथ कुछ ज़्यादा खिलवाड़ करोगे तो किसी दिन तुम्हारे साथ नेचर खेल देगी, जैसे कोरोना आई थी, नेचर के साथ खिलवाड़ का तो था। और चमगादड़ खाओ, ठीक है। सेकंड टॉपिक है, अच्छा ये तो हो गया। अभी तक नहीं पता चला किससे हुआ था। आरएनए वर्ड, आरएनए की दुनिया, ठीक। अभी हमने जाना कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों वायबल है, मतलब क्यों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्यों नहीं आरएनए, क्यों नहीं प्रोटीन है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के 4 कैरेक्टर हैं, जिसमें से 3 को पास कर रहा है कौन? डीएनए, और एक को क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली पास कर रहा है, डायरेक्टली पास नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो लेकिन हमको इससे कुछ तो पता चल रहा है कि आरएनए जो है कुछ तो रहा होगा आरएनए। तो ये पता चलता है, अगर पूछा जाए तुमसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखो 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन है, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है, आंख मूंद के हमको आरएनए लिखना है। क्या है? आरएनए। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये डीएनए होगा। दोनों क्वेश्चन में ध्यान देना, कभी कभी फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं, वायरस क्या है? वायरस में आरएनए है ना। वायरस लिविंग है क्या? वायरस लिविंग है? नहीं है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, वायरस से पहले भी कुछ ऐसे बने होंगे जब सेल बना ही नहीं हो सकता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल बने होंगे, तो वो कैसे होंगे? वो आरएनए के बने होंगे। ऐसा हम सोचते नहीं हैं, ऐसा हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ तथ्य मिले हैं, एग्जैक्टली कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन रहा होगा? आरएनए रहा होगा। और नेक्स्ट जो स्टार बना के लिखने वाला पॉइंट ये है कि डीएनए इज केमिकल मॉडिफिकेशन केमिकल एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। मतलब कि जो डीएनए है वो क्या है? रासायनिक और संरचनात्मक मतलब कि आरएनए रहा होगा, आरएनए में ही कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुए होंगे, रासायनिक बदलाव हुए होंगे और कुछ स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बदलाव हुए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ होगा? तुम्हारा डीएनए बना होगा। तो क्या क्या ये रासायनिक और आरएनए था, तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ? इसमें से हमने OH ग्रुप जो एट 2' कार्बन, इसको हटा दिया, ठीक। पहला बदलाव मतलब ऐसे लिख सकते हैं, आरएनए से डीएनए बनाने में क्या क्या बदलाव आए? आरएनए क्या? कहाँ आरएनए है भाई? अच्छा यार, इतनी तो बुद्धि है तुम्हारे पास, तुम समझ सकते हो ना। मतलब इसके लिए भी पूछना पड़ रहा है, बताओ यार। नहीं, समस्या है फिर, कंफ्यूजन। तो पहला अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो पहला काम क्या करना है? OH ग्रुप हमको हटा देना है, ठीक है। सेकंड कार्बन से किसमें? इन पेंटोज शुगर,
ठीक है, राइबोस शुगर ही पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर का मतलब 5 कार्बन। दूसरा ऐड, हाँ सब नहीं, यहाँ पे दो जो डीएनए और आरएनए में मिल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, उन्हीं से मतलब है ना अभी। ऐड मिथाइल ग्रुप इन यूरासिल रिजल्टिंग थायमिन। ठीक, समझ में आ गया ना? यही, हाँ बताइए। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए होता है ना? प्रोकैरियोटिक में डीएनए होगा। मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहीं से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठाइए तो हर जगह जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। मतलब बैक्टीरिया में तुम देखोगे तो क्या होगा? डीएनए ही पढ़े हो ना, भूल गए क्या बैक्टीरिया? इसमें दिखा दो आरएनए होता है। कौन दिखा दिया था? कहाँ दिखा दिया था? अगर जहाँ भी दिखाया गलत दिखाया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं हाँ, प्रोकैरियोटिक मतलब कि सिर्फ कौन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही होगा, बस डीएनए बिखरा हुआ होता है वहाँ पे, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस थोड़ी ना होता है कि डीएनए की जगह आरएनए मिल जाएगा, डीएनए ही होता है वहाँ पे। वहाँ पे और एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, वो भी डीएनए का बना होता है। ठीक है, इससे हमको ये पता चला कि जो पहला अगर जेनेटिक मटेरियल रहा होगा वो कौन रहा होगा? आरएनए रहा होगा। बाद में उसी का मॉडिफिकेशन हुआ, उसी में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है अगला टॉपिक जो है रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण। एक वीडियो भेजे थे, अगर तुम लोग के पास 10 मिनट था तो शायद देखे होगे, फिर नहीं देखे हो 2 ही 3 मिनट। अरे तो 3 बजे भेज दिए थे ना, इसलिए ताकि 10 मिनट तुम लोग को जो मिले उसमें तुम देख लो। देखा था? मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं दिखा पाऊँ। वो अगर नहीं देखा तो भी नहीं, घर पे जाकर सब लोग देखना, कोशिश करना देखने का, ज़्यादा नहीं, 1-2 MB खर्चा होगा। तो थोड़ा सा तुमको 3D पिक्चर बन जाएगी, पिक्चराइजेशन हो जाएगा, तो तुम ज़्यादा बेहतर। मैं समझा रहा हूँ अभी, बाकी उसको जाके सब लोग घर पे देखना। और जिसके पास नहीं है दोस्तों के मोबाइल में देख लेना, अगर मोबाइल नहीं है तो। सिर्फ 3 मिनट का शायद वीडियो है, तो 3 मिनट का वीडियो, तो 3 मिनट तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रुक के देख सकते हैं ना एक दूसरे के फ़ोन में। अभी नहीं देखना, सब लोग अभी मत देखना, स्टार्ट कर देना। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण क्या होता है? हमें पता है कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और दोनों जो चेन है एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब, और एक चेन जो होती है अगर 5 डैश इंड से स्टार्ट होगी तो ये वाली चेन देखो, ये मतलब ये 3 डैश। तो जो दूसरी चेन होगी बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में होगी, जस्ट अपोजिट होगी, तो ये यहाँ पे 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश। ऐसे होगा डीएनए का चेन। ठीक, अब डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन मतलब क्लास में आओगे नहीं फिर पूछोगे क्या है? जुड़ता कहाँ से? जुड़ता है कि धागे से जुड़ता है? जुड़ता कहाँ से? क्या जुड़ता है? अभी बस जोड़ेंगे, सब परेशान मत हो। देखो बस 5 डैश और 3 डैश क्या, ध्यान दो इधर, 2 मिनट फिर से बता दे रहे हैं। जैसे क्या करें? जैसे ये मान लो तुम्हारा इस तरह लगते हैं, शुगर है, फॉस्फेट है,
शुगर है, ऐसे चेन बनती है ना, याद है? फॉस्फेट है, शुगर। तो देखेंगे जो ये इस शुगर का 5 डैश इंड होगा, शुगर के दो, शुगर का स्ट्रक्चर तो पता है ना, याद है कि नहीं? अभी बनाया था, उसमें जो 5 डैश कार्बन देख रहे थे और एक 3 डैश कार्बन देख रहे थे, तो अगर 5 डैश कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर देंगे इस साइड में यहाँ पे, ठीक? तो ये किस पे ऐड है? 5 डैश पे है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से कुछ और नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डीएनए का 5 डैश एंड। और जो दूसरा एंड है यहाँ पे शुगर का 3 डैश एंड जो है, 3 डैश एंड जो है ये खाली होता है, खुला हुआ होता है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं 3 डैश एंड। बाकी देखेंगे इस शुगर का अगर 5 डैश एंड देखेंगे तो इससे क्या है? फॉस्फेट इधर जुड़ा है, और 3 डैश एंड देखेंगे तो इससे ये फॉस्फेट इधर जुड़ा हुआ है, मतलब ये 5 डैश से जुड़ा हुआ है और ये 3 डैश से जुड़ा हुआ है, तो मतलब 5 डैश और 3 डैश हमेशा क्या है? बिजी हैं। बस लास्ट वाले में, एक में ऊपर वाले में 5 डैश खुला रहेगा और नीचे वाले में 3 डैश खुला है। जस्ट अपोजिट, कभी नीचे वाले में 5 डैश खुला रहेगा, ऊपर वाले में 3 डैश, जहाँ से तोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक चेन जो होगी वो जिसमें 5 डैश फॉस्फेट खुला होगा और दूसरा 3 डैश शुगर खुला होगा। जस्ट अपोजिट वाले में ऐसा कंडीशन आएगा, यहाँ पे 5 डैश फॉस्फेट खुला होगा और इधर 3 डैश खुला होगा। तो ये बोल देंगे कि दोनों जो दोनों हैं वो क्या है? विपरीत दिशा में एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समानांतर। तो समांतर बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल को? प्रति समांतर बोल देंगे। पक्का? हम, मैं भी, मुझे लग रहा है मैं कहीं पढ़ा हूँ ऐसा, पर पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। ये दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल में मतलब ये होता है ना, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ऐसे पैरेलल होता है। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ए है, बी है, तो यहाँ इस केस में क्या है? 5 डैश है, 3 डैश है, और जस्ट अपोजिट यहाँ पे 5 डैश है और 3 डैश है, दोनों क्या उल्टा है और पैरेलल ही हैं, तो इसलिए इसको बोल देते हैं एंटी पैरेलल। तो सर कहाँ एंटी पैरेलल? ये दोनों तो एक दूसरे में क्या है? कुंडली मारे हुए हैं, कुंडलित हैं, बोलते हैं, ऐसा बोला गया है तो हम भी बोल दे रहे हैं। जब खोलेंगे तो पैरेलल बन जाएगा ना। अब देखो इसको करते हैं, खोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन कैसे होगा? इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे जैसे ये चेन है, इसको हमने क्या करा? खोला, ऐसे खोला, तो इसको खोलने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। चलो अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी पहले ये देख ले रहे हैं कि ऐसे खुल जाता है नॉर्मली। खुलने के बाद क्या होता है? चलो ये 5 डैश, ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा? इस डायरेक्शन में इसकी कॉपी बनेगी, इसकी कॉपी इस डायरेक्शन में ऐसे बन जाएगी, ठीक है? मतलब कि यहाँ 3 डैश होगा तो मतलब 5 डैश से 3 डैश की तरफ कॉपी बनती है, हमेशा याद रखना। जब रेप्लिकेशन होगा, हर केस में नहीं, जब भी रेप्लिकेशन होगा तो जो कॉपी बनेगी वो कहाँ से बनेगी? 5 डैश से 3 डैश पे। तो 5 डैश से 3 डैश पे बनेगी, मतलब इसका जो पेरेंटल चेन होगा वो कैसा होगा? 3 डैश टू 5 डैश की तरफ गया होगा। समझ में नहीं आया? देखो ये जो वाली जो चेन है, ओरिजिनल चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं पैतृक बोलते हैं, ठीक? पैतृक रज्जुक, इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंटल चेन, पेरेंटल चेन, ठीक? ये मतलब ये वाली पेरेंटल चेन हो गई, ये भी क्या हुई? पेरेंटल चेन हो गई अपनी। अब क्या होगा कि इसकी कॉपी बनेगी, मान लो इस पे रहा, इस पे ऐसे हो, ए हो, टी हो, सी हो, जी हो, ठीक है, सी हो, ए हो, ऐसी कंडीशन रही होगी। सबको समझ में आ रहा है ना? तो इसका बेस पेयर बनेगा, मतलब क्षार युग में इसका जो अपोजिट वाला होगा वो आएगा। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यही होगा ना? सी है तो यहाँ पे जी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, जी है तो सी हो जाएगा, सी है तो जी हो जाएगा, ए है तो टी हो जाएगा। ये एक ऐसी इसकी चेन बन जाएगी। कैसे बनेगी हम लोग उस पे आएंगे, अभी बस इतना देखना है कि ऐसे एक चेन बन जाएगी, ठीक? दूसरी चेन जो बनेगी कुछ इस तरह बनेगी। अब हमको पता है हमेशा जो चेन बनती है कैसे बनेगी? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, तो
ये इधर से इधर बनेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगी। जो दूसरी वाली चेन बनेगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगी। तो इस टुकड़े को हम लोग बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब असतत। और ये क्या है, कंटिन्यूअस चेन बन रही है ना, ये टूटा टूटा नहीं है, तो इसको बोलेंगे सतत या फिर कॉन्टिन्यूअस चेन। ठीक, इतना चीज समझ में आया। अब ये एक चेन बनेगी, जो ये वाली नई वाली चेन बनेगी, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर चेन। मतलब ये दोनों चेनें जो हैं उनको डॉटर चेन बोलेंगे। ठीक, क्या? अरे दोनों साथ में बनेगी। देखो अगर यहाँ से ऐसे इधर ये इतना बन रहा है तो इधर ये वाला पोर्शन बन गया, फिर ये ऊपर बढ़ा तो फिर ये पोर्शन बनेगा। अभी पूरा हम एक कैसे बनेगा वो लेके दिखाएंगे हम, तुमको परेशान मत हो। बस अभी हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि सेमी मतलब अर्ध संरक्षी होता है। संरक्षी ऐसे होता है संरक्षी ना। स्पेलिंग हिंदी वाला तुम लोग बता देना भाई, गलती होगा तो। ठीक है, ये अर्ध संरक्षी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, यार मेरे पास चौक एक ही कलर का है, ये समस्या है मेरे लिए बहुत बड़ी। वो बोर्ड लगाओ तुम, बोर्ड लगा दो कोई। तो इधर भी समझा सकते हैं ना, आधा दोनों पूरा बोर्ड खराब हो जाएगा ना। ये सही है, आधे पे इसको सेट कर दो, आधे पे इस पे करो। कलरफुल वाला डायग्राम इधर और चौक वाला इधर। ठीक है ना, अब इससे तुम्हें पढ़ा देता है। अब कल से मैं मार्कर ले आऊँगा अपना फिर, क्योंकि यहाँ के मार्कर्स तो चलते नहीं हैं। दो चाहिए मुझे, दो कलर। सबको दिख रहा है डीएनए है। ये वाले को हमने बोल दिया पैथ्रिक है, पेरेंटल है। ठीक, ये दोनों इस साइड में और इस साइड में। और इसका जो कॉपी बनेगा बिल्कुल इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, ये ऐसे। इसको थोड़ा सा दिख रहा है सबको ना? नहीं दिख रहा है? इधर आके देख लो। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस चेन होगा, टूटा टूटा चेन बनेगा। तो हम जो एक चेन बनेगा, ये वाली चेन, तो मान लो ये एक पेरेंटल चेन हो गई, और ये दोनों क्या हो गई, डॉटर चेन हो गई। जो लाल वाली है वो डॉटर चेन हो गई। लाल वाले को हम बोल दे रहे हैं ये डॉटर चेन के लिए है। और ये काली वाली जो है वो पेरेंटल चेन के लिए, पैथ्रिक वाले के लिए है। हम इसको बोले ये सेमी कंजर्वेटिव है, अर्ध संरक्षी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसकी ये कॉपी बन जाएगी, ठीक है, जब कंप्लीट कॉपी बनेगी तो कुछ इस तरह बनेगा कंडीशन। छोटे में इसको मैं बना के दिखा रहा हूं आप लोग को। एक इस तरह बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो भी बिल्कुल इस तरह। ऐसे ही बनेगा ना? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ आया तो फिर से पूछो। ये दो बनी तो ये दोनों आपस में एक साथ रह जाएंगी, ये दोनों आपस में एक साथ रह जाएंगी। तो मतलब एक पुरानी वाली एक नई वाली, इसमें एक पुरानी वाली एक नई वाली। तो इसमें क्या बोल रहा था, ये अर्ध संरक्षी है।
मतलब एक पुराना वाला है और एक नया वाला आ जा रहा है, तो इसलिए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब पुराना वाला एक कंजर्व हो जा रहा है और एक नया वाला आ जा रहा है। तो कंप्लीटली अगर बोलता कंजर्वेटिव है मतलब कि क्या हो रहा है, दोनों पुराने वाले आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक नया आ रहा है और एक पुराना आ रहा है, तो बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव है। एक चेन जो है पुरानी है और एक चेन जो है नई वाली है। ठीक, तो हम लोग इस वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है, प्रतिकृतिकरण हो रहा है, वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, यानी अर्ध संरक्षी है। ठीक, तो सेमी कंजर्वेटिव वाला कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, तो ये बस सिंपल सा है कि कंजर्व कर रहा है, पुराना वाला एक कंजर्व कर रहा है और एक नया ऐड हो जा रहा है, तो मतलब अर्ध संरक्षी, मतलब एक पुराने वाले एक का संरक्षण कर रहा है और एक नया आ जा रहा है, दूसरे में भी एक पुराना वाला है एक नया वाला है, मतलब एक चेन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन जो है वो संरक्षित हो रही है, कंजर्व हो रही है, और एक दूसरी जो नई चेन आ जा रही है वो हम लोग इसलिए बोल दे रहे हैं कि कंप्लीट संरक्षण नहीं हो रहा है, सेमी मतलब अर्ध संरक्षण हो रहा है, एक चेन पुरानी है और एक चेन नई है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। अर्ध संरक्षी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए फिर कुछ लोग लग गए इस चीज़ को, तो इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दे दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल भी दिया, मतलब द्विकुंडली मॉडल दिया डीएनए का। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि इस तरह रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन ऐसे खुलता है, ऐसे बनता है, और जो नेचर है रेप्लिकेशन का वो सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं कि बोल दिए, लेकिन प्रूफ क्या है ना, सवाल है ना कि कहने को तो कुछ भी कह दे, हम कुछ कह दें लेकिन अब कहोगे वो तो बात मानी नहीं जाएगी। तुम लोग किताब में जाके देखे, सर गलत तो नहीं कहे ना, ये चीज़ें होती हैं। तो उस समय किताब में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो हमको क्या करना है, प्रयोग करना है, प्रैक्टिकली उसको प्रूफ करना है। दो साइंटिस्ट उसके लिए मिल गए। ठीक है, तो एक लोग का नाम था स्टाल और दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन स्टाल थे एक लोग, और एक लोग थे यार क्या नाम था, क्या नाम है, नाम दिमाग से उतर गया। अच्छा हाँ, मैथ्यू मिशेल्सन। हिंदी में आधा और नहीं समझ में आता है। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, ये गलत उठा लिए गए। इनको प्रूफ करना था कि ये सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन, सबको पता है नाइट्रोजन, सबको पता है ना नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, मैं एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास पूछ रहा हूँ। 14 होता है, बहुत बढ़िया, एटॉमिक मास 14 होता है। एक और इसका आइसोटोप होता है जिसका कितना होता है, 15 होता है। नहीं पता होगा, पता है, चलो जान लो आज से कि नाइट्रोजन का एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप तो पता है ना क्या होता है, तो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 15 है, 15 है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने, कहाँ हिल रहा है इतना भाई, हाँ अब सही है, इन्होंने NH4Cl लिया, जिसमें जो ये N है वो कैसा है, N15 वाला है। इसको इस तरह लिख देते हैं, मतलब नाइट्रोजन का 15 वाला है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, जो भी एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम ई कोलाई था, ई कोलाई था। देखो हम लोग N15 वाले को लाल रंग से लिखेंगे और N14 वाले को काले रंग से लिखेंगे। ठीक, तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया थी जिसको इन्होंने ले लिया। ठीक, इस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, वही काम किया, पेट्री डिश लिया, इस पेट्री डिश में NH4Cl डाला, जिसमें ये जो N था वो 15 वाला था, मतलब 15 आइसोटोप, जो इसका एटॉमिक मास है 15 है, इसमें ग्रो कराया। तो इस ई कोलाई में जहाँ जहाँ नाइट्रोजन होगा वो कैसा नाइट्रोजन पहुँच जाएगा, 15 वाला, मतलब कई जनरेशन, एक जनरेशन ने कई जनरेशन तक उसको कंटिन्यूस ग्रो कराया उसी वाले 15 वाले में। तो इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन का अमाउंट आएगा, अब इस ई कोलाई के अंदर जो नाइट्रोजन का अमाउंट होगा वो N15 वाला फॉर्म प्रेजेंट रहेगा। ठीक, मतलब हमको ये भी पता है कि नाइट्रोजन तुम्हारा डीएनए में भी पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हाँ नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वही तो पूछ रहे हैं। कुछ भी, हिस्टोप्रोटीन डीएनए का पार्ट है, हाँ? तो वैसे बोलो ना, नाइट्रोजिनस बेस, नाम ही इतना बड़ा बड़ा नाइट्रोजिनस बेस, मतलब नाइट्रोजन तो मिलेगा ही ना। किसमें मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेस में नाइट्रोजनीय क्षार जो होते हैं उसमें पाया जाएगा। तो मतलब डीएनए में भी ये N15 घुस गया, ये N15 डीएनए में घुस गया, उसको यही करना था, डीएनए में उसने ले लिया।
अब उसने क्या किया, इस ई कोलाई को क्या बोलते हैं उसको, आज पढ़ के आए थे, सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में भूल गए लग रहा है। अपकेंद्रक बोलते हैं कि अकेंद्रक बोलते हैं? अपकेंद्रक बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन कराया अब इस ई कोलाई को। सेंट्रीफ्यूगेशन सबको पता है क्या होता है? नहीं पता है, कल ही बताए थे, याद करो फिर से, सोचो कल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। कॉपी में देख रहा है, कॉपी में नहीं लिखवाए थे। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन हम बताए थे ना, ऐसे कोई भी चीज़ है उसको हम ले लेंगे, ऐसे मान लो इसको ले लिया हमने, रुमाल को लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक धागा है ये, इसमें हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब बांध दिया ऐसे, यहाँ पे ऐसे टेस्ट ट्यूब बांध दिया, और इसको अब क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बंद ही नहीं रहा है ना, समस्या ये हो गई है। वहाँ पे क्या होता है, स्टैंड होता है, स्टैंड के अंदर हम ऐसे फिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने ये स्टैंड है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब को हमने फिक्स कर दिया, ठीक। और अब इसको क्या करते हैं, एक ऐसे जैसे हम लोग मौसमी का नहीं, किसका ऐसे कुछ गन्ना वाला ऐसे करते हैं ना, गन्ने वाला, वैसे ही उसको भी करते हैं, तो वो इस तरह मूव होने लगता है कंटिन्यूअस। जब ये मूव होगा तो वो स्पीड, जितना तेज स्पीड बढ़ाओगे उतनी तेज मूवमेंट होगी। अब तो क्या कहते हैं, डिजिटल भी आ गए हैं, उसमें से सेट कर दो कितने आरपीएम के चलना है, उतने आरपीएम से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उतने स्पीड से मूव करेगा। मूव करने के बाद जो भारी वाला होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और हल्का वाला ऊपर के बैठ जाएगा। सिंपल है। दही में घर में देखो ना, दही मथते हुए, तो उसमें क्या होता है, मक्खन हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन है, वो नए तरीके का सेंट्रीफ्यूगेशन, पुराने तरीके का सेंट्रीफ्यूगेशन है। उसमें क्या करते हैं, अंदर मथनी डाल के मथते हैं, यहाँ पे हम बाहर की तरफ चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मक्खन ऊपर हल्का है तो वो ऊपर की तरफ आ गया, भारी वाली चीज़ें नीचे की तरफ आ गई। सेम कहानी यहाँ पे भी होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। अरे ये क्या उठा लिए, रेड फिर हमने टेस्ट ट्यूब में लिया तो हमें कुछ ऐसा मिला, ठीक। ये शो कर रहा था N15 को शो करेगा, ठीक। ये सिंपल, पहली बार हमने ये करके देख लिया। चलो इतना कर लिया, इतना समझ में आया, सब लोग इतना लिख लो, उसके आगे फिर आगे चलते हैं। मिटाएं, जल्दी जल्दी लिखो। ये आधे पर से फिर से वही दोबारा रिपीट करना है। अच्छा, ई कोलाई जो डबल होती है तो उसको कितना टाइम लेती है? 20 मिनट। मतलब ई कोलाई जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट लगेगा, हम लोग को 24 घंटे लगेगा। 24 घंटे में डबल कर देगा। हाँ अच्छा, तब ठीक है। हमें लगा तो कि खुद को 24 घंटे में डिवाइड करके दो बना दे रहे हो। तो ई कोलाई की जो सेल है, वो ई कोलाई क्या होता है कि एक ही सेल है, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है। तो ए हर 20 मिनट में उसका अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाएगा। 4 ई कोलाई को हम डाल दें किसी पेट्री डिस्क के अंदर, तो 20 मिनट बाद वो 8 हो जाएगा। हाँ, ईस्ट में भी ग्रोथ बहुत तेज होती है, उसमें तो तुम्हारा लॉगरिथमिक ग्रोथ रेट होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक नहीं जाना है। कई टाइप की ग्रोथ रेट पाई जाती है, तो वो किसकी ग्रोथ रेट किस पे होती है? कुछ लोग होते हैं ना लॉग के हिसाब से। लॉग पढ़ा है तुम लोगों ने? लॉग पढ़ा होगा ना। लॉग में जब ग्रोथ होगी तो कितनी तेज़ी से ग्रोथ होगी? नहीं पढ़ा है। 10th में लॉग पढ़ाया जाता है ना, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है। वही वाला लॉग की बात कर रहे हैं, और क्या, तो मैथ वाला ही लॉग की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, लॉग बेस 10 होता है ना, तो उसमें भी एक वैल्यू रखते हैं तो बहुत तेज़ी से वैल्यू बढ़ती है ना। तो वो चीज़ें, वही चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं, इसलिए उस तरह के कर्व को लॉगरिथमिक कर्व बोलते हैं। नहीं सोचना है उसके बारे में। अब इस ई कोलाई को हमने क्या किया, ध्यान देना। इस ई कोलाई को हमने फिर से ग्रो कराया N14 वाले में। इस ई कोलाई जो N15 था, इसको हमने क्या किया, N14 वाला मीडियम है उसके अंदर डाल दिया, ठीक। ये ई कोलाई, ठीक। 20 मिनट बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 20 मिनट बाद, पानी के अंदर नहीं, मीडियम में जहाँ ग्रो करेगी वो, एक कल्चर मीडियम बोलते हैं उसको, जहाँ पे कल्चर में वो क्या करता है, अपना नंबर तेज़ी से बढ़ाता है। जैसे तुमको खाना मिलता है तो तुम बढ़ते हो ना, तो वैसे क्या होता है, उसको खाने के लिए वो बेचारा इधर उधर घूमे, तो इससे अच्छा है कि बहुत धीमे धीमे, पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रूप से उसको खाना प्रोवाइड करा देते हैं कि खाओ और बढ़ो। बढ़ोगे तभी हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर पाएंगे, प्रयोग ख़त्म कर पाएंगे। तो इन्होंने 20 मिनट के लिए N14 में डाला था,
ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। अपकेंद्रक, ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इनको जो मिला वो देख के इनको बड़ा हैरानी हुई, कुछ इस तरह की कंडीशन मिली। अच्छा बताओ, N14 वाला ऊपर आएगा कि N15 वाला ऊपर आएगा? भाई सिंपल सी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। घनत्व की बात होती है ना, घनत्व यानी मास, दोनों चीज़ की बात होती है। तो यहाँ पे देखेंगे N14 यहाँ मिलेगा। अरे तुम एकदम सही बोल रहे हो, टेंशन बस। DNA किससे बनता है? ये प्रोटीन से बनता है, बस इतना ही बताते हो। N14 कुछ इस तरह की कंडीशन बनी, ठीक, पहली कंडीशन। फिर दूसरी बार इन्होंने क्या किया, चलो 20 मिनट और छोड़ देते हैं, मतलब आफ्टर 40 मिनट बाद इन्होंने किया। पहला वाला 20 मिनट बाद किया तो ऐसा बना था, फिर 40 मिनट बाद इन्होंने किया तो कुछ इस तरह की कंडीशन आई। N14 यहाँ मिला, N14 यहाँ भी मिला और नीचे उसके N15 मिला। हाँ, N15 तो आएगा, अभी देखेंगे कैसे आएगा। देखो इतना तो समझ में आया, ये काम किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ मिला, ठीक। अब देखो उन्होंने क्या किया होगा, पहली बार ई कोलाई लिया होगा और उसको N15 में ग्रो कराया होगा। क्या बन गया भैया? ठीक, ये रहा होगा, ये कंडीशन रही होगी ना, इसको ये किस में है? N15 वाली कंडीशन है, ठीक। फिर अगर इसको कराया इन्होंने ग्रो N14 में, ध्यान देना N14 में ग्रो कराया, ठीक। तो अब ये कंडीशन बनी, पहले के बाद क्या कंडीशन बनेगी? ऐसी कंडीशन बनेगी ना पहले के बाद, पहली बार जब 20 मिनट बाद सिर्फ निकालना है, 20 मिनट बाद एक जनरेशन बनी है, तो हमको सेमी कंजर्वेटिव मोड दिख रहा है, ये वाली कंडीशन दिख रही है, ये वाली आएगी, दोनों हैं साथ में हैं, ये दोनों देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल साथ में चिपके हुए। फिर हमने इसको मिटा दिया वाला, मिटा देना। अरे एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम सुंदर सा, हम उतना सुंदर नहीं बना पा रहे हैं। 40 मिनट बाद अभी भी कहाँ ग्रो करा रहे हैं इसको? N14 में ही ग्रो करा रहे हैं। तो अब बताओ ये इन दोनों से क्या होगा? अब इस चेन से जो बनेगा दोनों काला हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इस चेन से जो बनेगा एक लाल और एक काला, ठीक। फिर तुम्हारा इससे और ये वाले से काला ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन गई, ठीक। अब ऐसी कंडीशन बनी तो हम देख रहे हैं ना कि अब क्या है, इस तरह का कहाँ मिटा दिए थे ना, इस तरह वाली कंडीशन आ रही है। ऐसी कंडीशन आ रही है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। हाँ, फिर से हम समझाएंगे, पहले एक बार ध्यान से देखो, तुमको अब इसमें कहाँ नहीं समझ में आ रहा, ये देखो। उन्होंने सिंपल क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लिया एक ई कोलाई लिया, एक ई कोलाई बैक्टीरिया। उस ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, N15 नाइट्रोजन की जो 15 मॉलिक्यूलर मास वाला वो है, आइसोटोप है, उसके अंदर ग्रो कराया। कई जनरेशन तक कराते रहे ताकि
जो नाइट्रोजन जितना भी अमाउंट पहुँचे उसके पास वो सारा का सारा N15 वाला पहुँच जाए। मतलब इसमें तो एक जनरेशन 2 जनरेशन करा है, उसमें कंटिन्यूस कई जनरेशन तक करा है, ताकि ये N14 वाला बचा ना रहे, या कोई भी जो उसके पास हो वो बचा ना रहे, जो हम 15 वाला है बस वही बचे। कई जनरेशन तक करा सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है, रेप्लिकेशन का टाइम है, 20 मिनट फटाक मतलब नया जनरेशन बना देता है। वैसे रेप्लिकेशन का टाइम इसमें सिर्फ 18 मिनट ही होता है, बाकी और प्रोसेस में लेता है। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी तेज़ी के साथ इसको कंप्लीट किया। फिर इनके पास ये पता चल गया कि जितनी अब ई कोलाई बैक्टीरिया हैं, एस्चेरिचिया कोलाई नाम की जितनी बैक्टीरिया हैं, उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन है वो कैसा है, N15 टाइप का है। मतलब उसके पास जो नाइट्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 15 है। इतना तो क्लियर हुआ। अब उन्होंने उसको उठा लिया, सबको पकड़ा और कहा कि अब क्या करते हैं, इसको उसमें डाल देते हैं N14 वाले में। मतलब ऐसा मीडियम बनाया जिसमें नाइट्रोजन क्या डाला, N15 डाल दिया, N14 डाल दिया, N15 में तो गोल कराया था, अब पूरा ना N14 में डाल दिया। N14 में डाला और 20 मिनट बाद सिर्फ एक जनरेशन, 20 मिनट में एक जनरेशन, मतलब एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में चेंज होने में सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगाती है। तो 20 मिनट बाद उन्होंने निकाल लिया उसको, उस बैक्टीरिया को निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज कराया मतलब अपकेंद्रक कराया, तो उनको कुछ इस तरह का देखा। भाई पहले ऐसा था, ठीक है, जब N15 से निकाला होगा तो ऐसा DNA रहा होगा। जब हमने फिर उसको पहले एक जनरेशन 20 मिनट बाद एक जनरेशन बनाई N14 में, तो DNA रेप्लिकेट किया होगा एक बार किया होगा, तो ये जो है ये N14 को शो कर रहा है काला वाला, और ये रेड वाला N15 को शो कर रहा है। तो इसकी एक नई चेन बनी होगी ना, एक तो पुरानी वाली रह गई और एक नई बनी, इसमें भी एक पुरानी वाली रह गई एक नई बनी। तो जब इसको हमने वो किया, अपकेंद्रक किया यानी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमको कुछ कंडीशन कैसी दिखी, कुछ बिल्कुल इस तरह की कंडीशन दिखी, जिसमें N14 और N15 दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। भाई चिपके हुए हैं ना, तो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे, ऐसी कंडीशन दिख गई हमको इतना तो समझ में आ गया ना कि एक पुराना वाला और एक नया, मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है। कि चलो एक बार और करा के देखते हैं, पक्का कर लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। इन्होंने पक्का करने के लिए फिर एक और जनरेशन दिखी, मतलब 20 मिनट बाद एक निकाल लिया होगा, फिर एक क्या किया, 40 मिनट बाद दूसरी बैक्टीरिया निकाली, जो अब क्या होगा, वो 2 बार रेप्लिकेशन उसके में हो चुका होगा, उसको निकाला और उसको फिर से क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूज किया। तो उन्होंने देखा इसमें एक चिपका हुआ है, लाल और काला वाला एक बार जगह चिपका है और एक जगह ऊपर काला वाला अलग से पड़ा हुआ है। तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि क्या हुआ होगा, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि कुछ इस तरह की कंडीशन आई होगी, इस तरह की 4 कंडीशन आई होगी ना। ये काला वाला काला बनाया होगा, ये लाल वाला तो रहा ही होगा, लेकिन एक इसने बनाया जो होगा काला होगा, ये लाल वाला रहा होगा, इसके साथ काला वाला आ गया होगा, और ये काला वाले के साथ काला वाला ही आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों N14 मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। तो फिर कुछ इस तरह की 4 कंडीशन बन गई। फिर इसको सेंट्रीफ्यूज कराया, तो इन्होंने देखा कि इस तरह की कंडीशन बन रही है, लाल वाला और काला वाला एक जगह चिपका हुआ है और एक जगह काला वाला ऊपर की तरफ है, मतलब N14 वाला ऊपर की तरफ भी है और N14 वाला N15 वाले के साथ में भी है। तो ये 100% क्लियर हो गया कि ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। एक पुराना वाला रहेगा, एक नया उसमें ऐड हो जाएगा, यही होगा बार बार। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये जो रेप्लिकेशन का मोड है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो अब आते हैं हम लोग रेप्लिकेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक रेप्लिकेशन कैसे होगा पूरा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, साइड में पढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या ज़रूरत है, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी सेल को। अब भाई कोई भी काम करना है, 1 से 2 बनना है, तो उसमें कुछ बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हमको कोई भी काम करना है जिसमें कोई संख्या को डबल करनी है, तो अब भाई डबल करने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी हमारा सेल डिवाइड करता है तो वो तैयारी करता है ना, तैयारी करके अपने डीएनए का अमाउंट डबल कर लेता है। कुछ भी करना है तो हमको तैयारी तो करनी पड़ती है। तो तैयारी में इसको सबसे पहले क्या चाहिए, हेलिकेज चाहिए। हेलिकेज एंजाइम, नाम याद करना है, होता क्या नहीं, बस नाम याद करते रहो, काम बताएंगे। हेलिकेज एंजाइम, हिंदी में भी हेलिकेज ही बोलते हैं, ठीक। अभी काम देखोगे तो याद हो जाएगा नाम। पहला है हेलिकेज एंजाइम, दूसरा इसको चाहिए डीएनए, चलो डीएनए भी नहीं आया, अभी आते हैं आरएनए प्राइमेज। तीसरा चाहिए इसको टोपो आइसोमरेज।
टोपो आइसोमरेज, नाम याद करना। पहला नाम क्या है? हेलिकेज एंजाइम। अभी सबका काम बताएंगे, परेशान मत। तो अभी सामान जुटा ले रहे हैं, पहले सामान जुटा लेते हैं, फिर हम लोग रेप्लिकेशन कराएंगे। ठीक है, पहला है हेलिकेज एंजाइम, दूसरा है आरएनए प्राइमेज, तीसरा है टोपो आइसोमरेज, चौथी कंडीशन आएगी डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ठीक। 4 जान लो। एनसीईआरटी में आई थिंक सिर्फ एक, अच्छा 5, मेन एक भूल गए थे। अरे यार, मेन भूल गए थे। एनसीईआरटी में जो दिया वो बता ही नहीं रहे हम। चौथा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट लिख लेना, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। हिंदी वाले इसको देवनागरी में हिंदी में लिख लेना, सेम चीज़ें हैं। देवनागरी लिपि में इसी को हिंदी में लिखना है, डीएनए पॉली पे आके मात्रा जैसे इस तरह वाला। लास्ट डीएनए लाइगेज। क्या देवनागरी लिपि होती है ना? समझा नहीं सही होता क्या है। अच्छा देखो, सिंपल सा है। क ख अगर लिखते हो, ठीक, तो वो क्या है? लिपि है तुम्हारी। और हिंदी क्या है? भाषा है। हमने लिखा टोपो आइसोमरेज, तो ये तो अंग्रेजी भाषा है ना। अगर इसको हम लोग इस तरह लिख दें, टोपो आइसोमरेज, जो भी लिखते होंगे, ठीक है, अपना स्पेलिंग पे मत जाना। तो ये हमने क्या लिख दिया? इंग्लिश को देवनागरी लिपि में लिख दी। ये भाषा तो इंग्लिश नहीं हुआ, ये हिंदी भाषा नहीं हुआ, भाषा तो इंग्लिश ही है, पर लिपि इसकी क्या है? देवनागरी हो गई। लेकिन जस्ट अगर हिंदी, और मान लो इसको हम हिंदी में, कोई हिंदी में वर्ड बोलो, जैसे मान लो स्टेबल बताया तुमने, स्टेबल ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक। अगर इसको हम लोग लिख दें स्टेबल, तो ये इंग्लिश को ही हमने देवनागरी लिपि में लिख दिया। और हिंदी को हम लोग जनरली देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मतलब क्या होता है? अस्थाई होता है ना, अस्थाई। तो ये हो गया कि हिंदी को हमने देवनागरी लिपि में लिख दिया। तो लिपि क्या है? लिखने के तरीका होता है। अरे ये मत लिखना है, ये तो बस ये लिखने का तरीका होता है कि किस तरह लिखते हैं। बाकी भाषा अलग होती है और लिपि अलग होती है। लिपि और भाषा में अंतर, या तुम लोग क्या पढ़ के आओ? हम भी हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं। सब नहीं पढ़ाया गया तुम लोग हिंदी में? पढ़ाया गया है ना, समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया होगा, आई होप। हाँ, हिंदी में ग्रामर में क्या किया जाता था? मैडम लोग आती थी, डेफिनेशन लिखवाती थी, टेस्ट में भी डेफिनेशन रटने को आ जाता था, रट के हम लोग छाप के चले जाते थे। यही होता था ना। तो ये 5 एंजाइम हमको रटना है। क्या क्या है? हेलिकेज है, आरएनए प्राइमेज है, टोपो आइसोमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए पॉलीमरेज है, और लास्ट है डीएनए लाइगेज। ठीक, तुम्हारा नाम क्या है? पूरा बताओ। सही में नाम है कि तुम ऐसे लिखते हो? सही में नाम है? तो हीरो वाला नाम है यार। कॉपी दिखे अपनी? कॉपी कहाँ गई? जिसकी कॉपी को हाँ ले लियो ना। कैसा लगा कॉपी देख के? मज़ा आया? बुरा लगा? क्यों बुरा लगा? अब घर पे पापा से साइन करा के लाओगे ना? कौन कौन घर पे रहता है? घर ही पे रहती हो ना? मतलब कौन नहीं रहता है? ये 3 लड़के, तुम 3 लोग बाहर रहते हो शायद बस। हाँ, चलो अगले टेस्ट से तुम लोग जितने लोग घर रहते हैं उन लोग को घर वालों से साइन करा के लाना पड़ेगा, जाके पता चले कि कर क्या रहे हो तुम लोग। घर वालों को तो मालूम होना चाहिए ना कि 72 में 8 नंबर ला रहे हो। कितना % हुआ 72 में 8 नंबर? नहीं, हमको क्या भरोसा तुम दिखाए हो कि उसमें समोसा खा गए। अरे होते हैं ना, कबाड़ा इकट्ठा करते हैं फिर बेचते हैं तो 10 रुपया मिलता है, तो जाके एक समोसा खा लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 5। अब देखो ये 5 के नाम याद रखना, अभी मिटा रहे हैं और उसके आगे हम लोग रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं।
ठीक है, अब ये डीएनए हुआ, डीएनए के पास आएगा एक बड़ा सा एंजाइम है ये, जिसका नाम है डीएनए, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। सुनो सीन क्या है कि ये डीएनए रखा हुआ था हमारे सेल में, पड़ा हुआ था न्यूक्लियस में डीएनए, ये हेलिकेज कहीं घूम रहा था, तो इसको बताया गया कि भाई अब रेप्लिकेशन करना है, एस फेज में हम लोग आ गए हैं। याद है ना रेप्लिकेशन क्या होता है, एस फेज में होता है। तो जैसे एस फेज में आएंगे तो इसको कोई देगा, कोई हार्मोन या कोई ऐसा आएगा तरीका कोई भी होगा उसका अपना इसको सूचना प्रदान करने का कि भाई पहुँचो, इस वाले को हमको रेप्लिकेट करना है। तो क्या करेगा, डीएनए के पास जाके चिपक जाएगा और चिपकने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अब ऊपर हो किधर से करना है उसको डिपेंड करता है कि किधर से करना है। हम लोग नीचे से करा रहे हैं पहली बार, तो नीचे यहाँ पे पकड़ा और इसके ऊपर की तरफ मूव किया। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कुछ इस तरह का कंडीशन बन जाएगा, डीएनए खुलने लगेगा। तो हेलिकेज का काम क्या है, डीएनए को खोल देना। दो स्ट्रैंड आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, तो यार रस्सी नहीं है, नहीं तो अभी नहीं, अभी आगे अभी समझने में टोपोआइसोमरेज में कहानी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ईयरफोन है, ईयरफोन टूट जाएगा तुम्हारा। देखो अब ये क्या है कि ये क्या हुआ, खुल गया डीएनए, जो दो ऐसे चिपके हुए थे डीएनए वो क्या हुए, आपस में खुल गए। खुले, अब डीएनए तो खुल गए, पर डीएनए जब खुलेंगे तो कोई भी चीज़ है, रस्सी देखा होगा तुम लोगों ने, रस्सी को जब ऐसे खोलेंगे, ऐसे गुथी हुई रस्सी आपस में जब ऐसे खोलेंगे तो ऊपर की तरफ सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। सुपर क्वाइलिंग समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग को, रुको मैं देख लेता हूँ हिंदी में कुछ उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है। नहीं, हिंदी वर्ड भी जानना जरूरी है ना। क्या चीज़, क्या करें? अरे यार एक मिनट रुको, मैंने लग रहा है कि छोड़ दें। सुपर क्वाइलिंग मतलब पराकुंडलन, ठीक है, पराकुंडलन। हिंदी में बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये तो खोलते हुए जा रहा है, हेलिकेज का काम क्या है, खोल रहा है। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम कौन करता है, याद रखना, हेलिकेज एंजाइम करता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है। जब ये दोनों अलग होंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर की तरफ सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। हिंदी में बोलते हैं पराकुंडलन, मतलब कि नॉर्मल ऐसे ऐसे डीएनए लपेटा हुआ है ना, तो ये चीज़ें मूव करके कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगी। ऐसे जब खींचते हैं रस्सी को, दो रस्सी रहती है अलग देते, ऐसे नहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है, दोनों में जो डिस्टेंस होता है कम होता है। एग्जैक्टली तुम लोग जाके रस्सी खींच के देखना सुपर क्वाइलिंग कैसे होती है, ठीक। तो सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। अब इस सुपर क्वाइलिंग को ख़त्म करने के लिए, अब सुपर क्वाइलिंग होगी तो डीएनए खराब हो सकता है, तो उसके लिए जो अगला एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, आइसोटोपोमरेज एंजाइम। हाँ, बता रहे हैं, ठीक है, वो लगाएंगे अभी प्राइमेजेस के बाद लगाएंगे, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया है। जो दूसरा एंजाइम है वो टोपोआइसोमरेज है यार, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है, इंड द सुपर क्वाइलिंग, इंड सुपर क्वाइलिंग। ठीक है, दो लोग का काम समझ में आया। पहला हेलिकेज, उसने क्या किया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। दूसरा क्या हुआ, जब अलग कर रहा है, अलग खींच रहा है बाहर की तरफ, तो उसमें सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। उस सुपर क्वाइलिंग को खत्म कौन करेगा, दूसरा एंजाइम टोपोआइसोमरेज, ठीक। अभी जैसे खत्म किया, अब आगे का डीएनए रेप्लिकेशन का काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया। अब इसके आगे मिटा के बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें रेप्लिकेशन कराएंगे।
सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी तो उसको खत्म करके नॉर्मल फॉर्म में ला देगा, सुपर क्वाइलिंग को खत्म कर देगा, पराकुंडलन को दोबारा कुंडलित कर देगा। यही हुआ ना, पराकुंडलन मतलब सुपर क्वाइलिंग हो गया। अब क्वाइलिंग का मतलब होता है कि कुंडलन, डीएनए का द्विकुंडलित, क्या बोलते हैं मॉडल को, मॉडल को हिंदी में बोलते हैं कुछ भी। हाँ क्या चीज़, टोपो आइसोमरेज वाला, उसके लिए धागा नहीं है यार, नहीं तो तुम लोग को दिखाते हैं। हाँ धागा लेके आना, नहीं मुझे मिलेगा तो मैं लेकर दिखाऊंगा टोपो। कल तो मेरी क्लास नहीं है, कल मेरी क्लास नहीं है, कल टेस्ट है। हाँ 1.5 घंटे का होगा, मुझे 50 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया, तो मतलब 1.5 घंटे का होगा। कौन भाई, आज ही सुबह मुझे कॉल आया था कि 50 क्वेश्चन भेज दीजिए, केमिस्ट्री वाले सर साथ भेज दिए हैं, और हम अभी हम नहीं भेजे हैं, तो हम बोले सर हम शाम तक भेजेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सही है, सही है, वो तो सही बोल रहे हैं वो सब तो। हाँ यार 1.5 घंटे का टेस्ट है ऑफिशियली, तो मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन मुझे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन फिजिक्स को। देव सर अगर अपना क्लास ले मतलब ना पढ़ाएं और उसमें टेस्ट ले लें तो फिर ठीक है, पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी बात नहीं हुई उनसे, तो देख लेते हैं, शाम को बात कर लेंगे, देखते हैं क्या। पर ऑफिस से आया है कि 50 क्वेश्चन भेजना है, मोस्ट प्रोबेबली 50 क्वेश्चन ही आएगा, इतना तुम लोग सोच के चलो, क्योंकि छापना उन्हीं लोगों को है। अभी हम लोग यहाँ पे से भेज देंगे तो प्रिंट वो करके देंगे, तो जब वो लोग देखेंगे कहेंगे 50 क्वेश्चन का नियम है, तो फिर वही दिक्कत है ना। हम लोग को बनाना होता तो हम लोग बना देते 100 का, तो इतना मान के चलो कि 100 क्वेश्चन ही टोटल आएगा। नहीं वो वहाँ बताने के लिए कि कितनी कॉपी चाहिए, इस वजह से गिन रहे होंगे। वहाँ पे कितनी कॉपी चाहिए वो लोग पूछेंगे ना, जैसे उसका हुआ था यूपीएससी का, तो उसमें जितनी कॉपी चाहिए थी उससे कम आई थी, तो बच्चे मोबाइल से देख देख के पेपर दिए थे। तो उस चीज़ से बचना है तो कम से कम 2-4 कॉपी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। होपफुली 21 लोग हैं जहाँ तक कि मुझे समझ आ रहा है। 23, हाँ ठीक है, तो 2-4 कॉपी एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, एक कॉपी हम लोग को तो मिलनी चाहिए ना यार। 100 आए 50 आए, पढ़ना तो उतना ही है, 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, 5 ही में से आएगा। 100 आएगा तो 100 कर देना, 50 आएगा तो 50 कर देना। ये क्या 3 घंटा देना होगा तो कुछ स्पेसिफिक खाना खा के आओगे, ग्लूकोज की बोतल लेके आओगे क्या, ले आना। चलो ठीक है, इतना हो गया ना, आगे नहीं हटेगा कैसे। अब मैं इतना दया कर सकता हूँ कि बायोमोलिक्यूल से कम क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग इतना रिक्वेस्ट करो तो, लेकिन हटेगा नहीं। ये सबसे परेशान। पढ़ोगे ना तो फिर केमिस्ट्री में पढ़ लेना, परेशान क्यों। क्या कहते हैं, तुमको नीट में तो पढ़ने के बाद ही आएगा ना, तो परेशान क्यों। अब नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बायो में ही पढ़ाई जाएंगी, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाएंगी। कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में ही पढ़ाई जाएंगी, बायो में नहीं पढ़ाई गई हैं, तो वो। अब देखो ध्यान दो इधर, हमने क्या किया, डीएनए को खोल लिया। पहला काम खोला, किस एंजाइम का यूज़ किया, हेलिकेज एंजाइम। फिर उसके वजह से सुपर क्वाइलिंग हुई, उसको खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया, टोपो आइसोमरेज। फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले अगला एंजाइम आएगा जिसको बोलेंगे आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज, ये आरएनए प्राइमेज का काम क्या होता है, ये आरएनए का प्राइमर बनाता है। आरएनए का प्राइमर बनाता है। प्राइमर क्या होता है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए। ठीक, यहाँ पे इसने क्या किया, मान लो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तुमने बेसिस होंगे पहले से, कुछ ना कुछ बेसिस होंगे।
ठीक, मान लो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, A T G C C G A T C, ठीक, ऐसे लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो RNA का ये RNA प्राइमेस एंजाइम है, यहाँ पे अटैच होगा एकदम स्टार्टिंग में जो पॉइंट होगी, ठीक, यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे इसका एक छोटा सा RNA बना दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे A की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे A की जगह पर C आएगा, T आएगा, U आएगा ना, RNA बना रहे हैं ना, पहले बोले RNA प्राइमेज है मतलब RNA प्राइमर बन रहा है, तो RNA बनेगा तो RNA में U बना, ठीक। T की जगह क्या बनेगा, हाँ A, अरे इतना आसान है। G की जगह क्या बनेगा, C, ठीक, ये RNA प्राइमर बन गया, ठीक। अब यहाँ पे आएगा अगला एंजाइम, एक छोटा, अब देखो डायरेक्ट ये DNA पॉलीमरेज काम नहीं कर पाता, तो इसलिए सबसे पहले वो छोटा सा RNA का प्राइमर बनाता है, छोटा सा RNA का टुकड़ा यहाँ पे बना लेता है पहले, किसके हेल्प से, एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है RNA प्राइमेज के हेल्प से। फिर अब क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारा DNA पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा, DNA पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा। अब DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, अब इसकी ग्रोथ करेगा बड़ी तेजी से, और ये ग्रोथ हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, 5' to 3', मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 3' to 5' इंड होगा ऐसे, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया इतना। RNA प्राइमरेज क्या किया कि जैसे मान लो तुमको कोई चीज़ नहीं बनानी है, तो शुरुआत तुम नहीं कर पा रहे हो, तो टीचर क्या करता था, ABCD बचपन में पढ़ा है, A ऐसे तुमको बनाने नहीं आता, तो टीचर क्या करता था, हल्का सा ऐसे कर देता था, चलो इसको इस लाइन खींच दी, अब तुम बाकी पूरा करो। तो वही काम RNA प्राइमेज करता है, टीचर की तरह काम करता है कि स्टार्टिंग बता देता है कि चलो ऐसे होगा, अब उसके आगे जोड़ने का काम किसका है, DNA पॉलीमरेज का काम है। उसको शुरुआत नहीं आ रही थी, बस उसको आगे किस तरह बढ़ाना है, तो बेसिक चीज़ बता दिया, उसके आगे उसने बढ़ा दिया पूरा, ठीक। यहाँ पे इसने ये बन गया, इस साइड में भी बनेगा, तो ये क्या होता है कि एक साइड एक बार में इसने पूरा नहीं खुल गया, वह धीरे धीरे खुलता है। तो सबसे पहले यहाँ खुला होगा, धीरे धीरे खुले, हाँ धीरे धीरे जितना बनाना हो जहाँ तक वहीं तक खुलता जाएगा, ठीक। यहाँ खुला तो एक यहाँ बन गया 5' to 3', ठीक। फिर यहाँ पे फिर एक RNA प्राइमेज यहाँ पे फिर जरूरत पड़ी, तो फिर उसने इतना बनाया, फिर यहाँ पे RNA प्राइमेज की जरूरत पड़ी, फिर इतना बनाया, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। हाँ नहीं, वही तो बताया, याद स्टार्टिंग में क्या बोले थे, एक इंड जो होता है उसको बोलते हैं सतत रज्जुक, यानी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, उसमें कंटिन्यूअस बनना है एकदम लाइन से। जो दूसरा इंड होगा उसको बोलेंगे असतत रज्जुक, यानी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। हिंदी में बोलेंगे ओकाजाकी टुकड़े, हिंदी में क्या बोलेंगे, ओकाजाकी टुकड़े। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसे खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे इसको दे दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, यानी ओकाजाकी टुकड़े। ये छोटे वाले छोटे छोटे हैं जो, ठीक। अब ये टूट गए, अब ये कंटिन्यूअस ऐसे ग्रोथ होती रही, इधर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते रहे, ठीक। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे छोटे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, DNA लाइगेज ले आएंगे, DNA लाइगेज लाएंगे, और ये DNA लाइगेज क्या करेगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देगा। ये DNA लाइगेज का काम क्या है, जोड़ना, लाइगेट करना। लाइगेट का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लाइगेट को मतलब चिपकाना बोलते हैं। तो DNA लाइगेज क्या करेगा, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ के बड़ा सा एक टुकड़ा फॉर्म कर देगा। तो यही होता है तुम्हारा DNA रेप्लिकेशन। जितना NCERT में दिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाए हैं, होता तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर इस NCERT में कुछ दिया नहीं है, तो थोड़ा सा हमने एक आध चीज़ें और बता देंगे तुम लोगों को। पर अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बेसिक सी चीज़ है। इतना समझ में आ गया सबको? कोई जितना लिखवाए थे सारे एंजाइम यूज़ भी हो गए ना, कोई एंजाइम बचा है? तो फिर ऐसे ऊपर ये तो कंटिन्यूअस जाएगा, जैसे जैसे होगा ये कंटिन्यूअस जाएगा, और इधर देखो अब इसीलिए तो बार बार छोटे टुकड़े बनना है। यहाँ से बन गया, अब फिर खुला, तो फिर अब यहाँ से बनेगा टुकड़ा, ऐसे लाइन से बनता जाएगा। हाँ, इसीलिए तो छोटे टुकड़े बन रहे हैं, नहीं तो अगर इतना पूरा डायरेक्ट खुला होता तो डायरेक्ट इतना बड़ा टुकड़ा नहीं बना लेता। ये थोड़ा खुला होगा तब यहाँ इतना टुकड़ा बना, फिर थोड़ा और खुला होगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसलिए बार बार टुकड़े खुलेंगे और बनते जाएंगे नए नए टुकड़े, और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलेंगे। जेड है, जेड DNA लाइगेज का काम है इन्हीं ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ना। लाइगेज मतलब चिपकाना, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट को जोड़ के बड़ा फ्रेगमेंट।
हाँ, ये जैसे ये टूटे टूटे हैं ना, ये आपस में चिपक जाएंगे। लाइगेज, हाँ, ये इनको जोड़ देगा। टूटे टूटे टुकड़ों को बड़ा करने के लिए डीएनए लाइगेज का काम आता है। हाँ, किसने? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो पहले क्या होता है, यही सिस्टम होता है। वहाँ पे भी पहले आरएनए प्राइमर आएगा, एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा इतना बड़ा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो बाकी पूरा कंप्लीट करेगा ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे छोटा सा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज आएगा। आरएनए प्राइमेज छोटा सा टुकड़ा बनाएगा, फिर बाकी आगे काम कौन करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फिर यहाँ पे आएगा छोटा सा टुकड़ा आरएनए प्राइमेज का, फिर वो छोटा सा टुकड़ा बनाएगा, बाकी पूरा काम कौन करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। ये लाइन से ऐसे चलता रहेगा। अभी देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या होता है ना, फिर आएगा तुम्हारा एक एंजाइम, वो क्या करेगा, जितने आरएनए के टुकड़े बने उनको तोड़ देगा, काट के फेंक देगा। फिर डीएनए लाइगेज का फिर काम आएगा, उनको जोड़ेगा। उतना नहीं जाना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तुम लोग के, तो उस पर इतना ही समझो एनसीईआरटी में। हाँ, क्या होता है, वो बेचारा नहीं है, वो डीएनए है तुम्हारा, वो तुम्हारे शरीर में भी ऐसे हो रहा है और सबके शरीर में भी ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वालिटी देख लेते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती है। पहला कंडीशन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना है। ये हमेशा 5' to 3' काम करता है। पहली कंडीशन क्या है, 5' to 3' काम करता है। मतलब कि ये 5 से लेके 3 की तरफ ऐसे ही जा रहा है ना। अपना ये मत देखना स्टैंड का, सामने वाले स्टैंड का तो उल्टा होगा। ये अपने कैसे जोड़ा है, 5' to 3' एंड। पहला कंडीशन, ये हम कभी भी 3' to 5' एंड काम नहीं करेगा। इसमें भी तो देखो ना, 5' to 3', 5' to 3', वही एक ही एंजाइम है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। तो इसलिए हमेशा ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, इसकी दिशा एक ही होगी, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की, हाँ वही 5 से 3 प्राइम, मतलब 5' से 3' की तरफ ये करेगा, ठीक। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। एक्यूरेसी मतलब, अब ऐसा तो हो सकता है ना कि ये जो बन रहा है यहाँ पे ATGC, ये G की जगह पे C होना चाहिए, पर गलती से हो सकता है कि यहाँ पे A लग जाए। हो सकता है ना, गलतियाँ तो हो सकती हैं, काम हो रहा है तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है, गलती करने के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। दूसरे जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, मतलब जो दूसरे एंजाइम्स हैं, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, गलतियाँ तो होती हैं पर चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक। डीएनए बना रहा है ये। अब फिर वही बताया ना कि तुम लोग को बताया नहीं है, जैसे इतना पोर्शन जो है ये तुम्हारा आरएनए का बना, तो अब क्या करेगा, एक एंजाइम आएगा, इसको काट के बाहर निकाल देगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया है और तुम्हारे स्टैंडर्ड पे नहीं, इसलिए हम नहीं बता रहे थे, पर इसको क्या करता है, काट काट के इतना इतना पोर्शन जो आरएनए वाला इसको बाहर निकाल देता है। फिर इसकी जगह पे फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर डीएनए वाला पोर्शन बनाता है, क्योंकि इधर का तो इसको पता चल गया है तो इधर बना देगा ना, इधर का पता चल गया तो इधर बना देगा ना। जो 3' to 5' काम करेगा वो बनाता है। उतना नहीं घुसना है तुम लोग को, सिंपल इतना रखना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हम बता रहे थे क्या चीज़। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत हाई होती है, गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक। स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। पॉलीमराइजेशन की जो स्पीड होती है, अब ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, बहुलकन यही बोलते हैं ना, बहुकलन। पॉलीमराइजेशन को क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। हाँ, बहुलीकरण, ठीक है। पॉलीमराइजेशन को बहुलीकरण बोलते हैं, हाँ ठीक है, वही तो हो गया, बहुलीकरण। तो इसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। ये होती है अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। समझ रहे हो, उड़ रही होगी स्पीड एकदम। हाँ, मतलब ये जुड़ने की, हाँ ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी स्पीड इन बेस पेयर्स को, अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही जुड़ता होना होगा भैया। यहाँ पे C होगा तो C की जगह पे यहाँ पे उल्टा अपोजिट में क्या आता होगा, G आता होगा। ये G जोड़ा, C इसकी C की जगह G जोड़ा, G की जगह C जोड़ा, T की जगह। हम लोग उतनी स्पीड से नहीं बोल पा रहे, वो उतनी स्पीड से फटाफट जोड़ते जाता है, फटाफट। वो देखना डायग्राम तो देखना कितनी तेजी से जोड़ रहा है। तो जो स्पीड होती है जोड़ने की, वो कितनी होती है तुम्हारी, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर जोड़ देता है। स्पीड देख रहे हो, गाड़ी की एकदम 4th गियर भी नहीं, उससे भी तेज वाले कोई गियर होगी, उससे स्पीड से जोड़ा। तो स्पीड बहुत तेज होती है। अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि अगर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इतना हो गया ना सबको, इतना समझ में आ गया? मान लो बेस पेयर है तुम्हारा 4.6 × 10⁶। ये किसका बेस पेयर है,
ई कोलाई का, बहुत बढ़िया। एस्चेरिचिया कोलाई के बेस पेयर का नंबर इतना है। अब इतने बेस पेयर को अगर इसको करना है तो कितना टाइम लेगा? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? वाह, मैं डर रहा हूँ तुम ही तोड़ दो। हाँ, डिवाइड कर देंगे सिंपल। हाँ, जो भी आएगा तो अप्रॉक्स ही आएगा तुम्हारा 18 मिनट के करीब में। डिवाइड किससे करोगे रे भाई? तुमको बताया तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड के स्पीड से कर रहा है। इतना बेस पेयर करना है तो कैसे करेगा? वो सुने हो ना कौन सा फार्मूला था? वर्क वाला फार्मूला क्या होता था? वर्क डन नहीं, फिजिक्स में नहीं, मैथ में पढ़ते थे ना। ये काम उसने 5 दिन में किया, तो ये काम कितने दिनों में करेगा? आता था ना कुछ क्वेश्चन इस तरह का, 8th क्लास में पढ़ते थे। एक महिला इसी काम को 5 दिन में करती है, एक पुरुष उसी काम को 10 दिन में करता है। महिला और पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? होता था ना। तो वही चीज़ें, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। वर्क बाई टाइम होता है, ऐसा कुछ होता है, जो भी होता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कल के लिए ऑल द बेस्ट। कल अगर मेरी ड्यूटी लगी तो हम आएंगे, फिजिक्स वाले सर से बोलेंगे वही ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पढ़ाना नहीं है तो हम क्या ही आएंगे। क्या होगा? टेस्ट होगा। सब लोग आना, जो नहीं आएगा यही करना पड़ेगा। जो फर्स्ट आएगा उसको किताब मिलेगी, जो नहीं आएगा उससे किताब लेनी पड़ेगी। हैं मारने वरने वाला देखो, हिंसा नहीं। गांधी जी के देश में रहते हैं, हिंसा नहीं करते अपन। वहीं से है, मैं नहीं दे रहा हूँ। जितेंद्र, सचिन, बस एक दिन